क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a seesaw in a uniform beam that balances on a support, the beam can rotate around the top of the support. The two children of equal weight sit on a seesaw at equal distances from the support as shown. ठीक है, दो बच्चे हैं कि जिनका डिस्टेंस, जिनका जो वेट है वो इक्वल है। ठीक है, दो बच्चे जिनका वेट जो है वो इक्वल है, वो इक्वल डिस्टेंसेस पर आपस में बैठे हुए हैं। वो ये कह रहा है कि द टू चिल्ड्रंस ऑफ द इक्वल वेट सिट इन द सी सॉ एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम सपोर्ट एज शोन। दो चिल्ड्रंस हैं जिनका इक्वल वेट है और वो इक्वल ही डिस्टेंस पे जो है वो सीसॉ पे बैठे हुए हैं। विच ऑफ द टेबल डिस्क्राइब द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द बीम। वो कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सी इसमें फोर्स के बारे में पूछ रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है। तो एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज के सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक बात तो तय है कि रिजल्टेंट मोमेंट जीरो। कैसे? कि यू नो दैट कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, दोनों मोमेंट एक दूसरे के बैलेंस होंगे। यानी हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, यही पढ़ा था। इसको यहाँ ले जाओ तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो देखा जाए तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो फुलफिल हो रही है, इसका मतलब रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो। ठीक है, तो आप ये तो हटा ही दीजिए। क्लियर? जीरो है ना? क्यों क्यों जीरो है? क्योंकि दोनों के वेट भी इक्वल हैं और दोनों के डिस्टेंसेस भी इक्वल है, तो अंडरस्टूड है मोमेंट जीरो, मोमेंट बैलेंस है दोनों। अब बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो देखिए रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। कैसे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसको समझने की कोशिश करें। यानी सेकंड, बेसिकली ये थी हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉरी, दिस वाज आवर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सही है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे फुलफिल हो रही है, उसको देखते हैं। ठीक है, वो जो है वो कैसे जीरो, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, एक तो इस बच्चे का वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, उतना ही वेट जो है यहाँ पर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर आप समझें तो ये जो पिवट है ना, यानी ये जो भी आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट इस रॉड पे, इस बीम पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा इसे ऊपर उठाने के लिए। ये जो अपवर्ड फोर्स होगी वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगी। इसका कोई भी नाम रख दे आर। सो आर विल बी द सम ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यानी आर माइनस डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये इनका सम जीरो होगा। यानी अगर फर्स्ट करें ये अपवर्ड फोर्स जो कि आर है, इसकी वैल्यू अगर मान लें फॉर इंस्टेंस, अगर इसकी वैल्यू 1000 न्यूटन है, ठीक है, सो मे बी ये 500 न्यूटन होगा और ये भी क्या होगा, 500 न्यूटन होगा। ठीक है, सो ये दोनों वेट जो है वो डाउनवर्ड है और ये जो पिवट है इस पे ये एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। सब मैंने एक चीज और इग्नोर की है, वो है इस बीम का वेट। आप बीम के वेट को भी डाउनवर्ड ऐड कर लीजिए अगर, ठीक है, तो उसको भी ऐड करेंगे तब भी रिजल्टेंट जीरो आएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर बीम का वेट भी ऐड कर देता हूँ। बीम का वेट है, किसका भी कोई वेट लगा दें, सपोज कोई भी वैल्यू रख दें बीम के वेट की, इसकी रख दें 100 न्यूटन। ठीक है, और इन दोनों बच्चों के वेट रख दें फॉर एग्जाम्पल 600 न्यूटन। ठीक है, अब डाउनवर्ड वेट कितना बनता है, 600, 600 1200 और ये 100 कितना बनता है, 1300। तो अगर डाउनवर्ड 1300 है तो इसका मतलब है कि अपवर्ड भी 1300 होगा। तो ये आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1300 बन जाएगी। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये होगा, लाजमी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए इज करेक्ट आंसर। दोबारा आपका जो है वो सी इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? मोहम्मद मुस्तफा बोलो। Sir, the resultant, it can also be like understood by like normal. Is it like a normal force? Resultant is not the normal force. No, but like there's a normal force to acting, yeah, because there's weight. So to balance that out. नॉर्मल, देखो, normal force is not to just counter the weight of the beam. Normal force is also acting just to counter these two weights as well. आ रही बात समझ में? ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो देखो होगा क्या, मैं साइड से बताता हूँ। ये एक बड़ा सा स्क्रू टाइप का होगा, उस स्क्रू के ऊपर से बीम जा रहा होगा। ये साइड से बता रहा हूँ, ऐसे बीम जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा बीम, समझ रहे हो? यही होगा ना, ये रहा स्क्रू, हो रहा, ये स्क्रू हो। ठीक है, तो ये जो स्क्रू है इस बीम पर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। वो अपवर्ड क्यों लगा रहा है, क्या वजह है उसकी? एक वजह तो
इसका ये बीम जो है इसका अपना वेट है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। साथ में ये दोनों साइड में जो वेट लगे हुए हैं ना ये बच्चों के, ठीक है, ये भी इनको भी इंक्लूड करें तो इन तीनों के वेट्स ऐड कर दें तो बीम जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ये जो स्क्रू बीम पे जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा वो कितनी लगाएगा, वो तीनों को सम करें उसके इक्वल लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये वाली रीजन है, तो इस वजह से आपका ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टूडेंट स्टोर्स हर बाइसाइकिल। The bicycle rests on a rail that can rotate about the pivot. To take the bicycle off the rack, the student uses the handle to lower one end of the rail to the ground. ठीक है, वो क्या कर रहा है, बाइसाइकिल को एक रैक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और इस रेल को वो क्या कर रहा है, टू टेक द बाइसाइकिल ऑफ द रैक, यहाँ से उसको उतारने के लिए द स्टूडेंट यूजेस द हैंडल टू लोअर द वन एंड ऑफ द रेल टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर हैंडल मौजूद है, ये हैंडल को वो पकड़ के नीचे करता है या बाहर की तरफ करता है, जिससे पिस्टन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वो रैक नीचे हो जाता है और बाइसाइकिल नीचे आ जाती है। अ पिस्टन अप्लाइज द फोर्स टू द रेल एज द रेल इज लोअर टू द ग्राउंड। ठीक है, पिस्टन उस पर फोर्स अप्लाई करता है, जाहिर है एक सपोर्ट देता है इसको, ठीक है, इस तरह से सपोर्ट मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, जैसे ये नीचे होता है। The diagram shows the bicycle on the rack before and after the rail has been lowered to the ground. When the rail is in equilibrium, the principle of moments apply. State what is meant by principle of moment. वो कह रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है हमें पता है, कौन मुझे बताएगा? इट्स वेरी इजी, सम ऑफ क्या होगा, क्लॉक वाइज मोमेंट is equals to sum of anti clockwise moment। क्लियर है, एक नंबर हो जाएगा इसका, 1 मार्क। After taking the bicycle off the rack, the student lifts the rail back to its original position. The uniform rail has a length of 1.4 meter and the weight is 95 Newton. The student applies the force F to the handle। ठीक है, स्टूडेंट ने फोर्स अप्लाई की F to the handle, ये फिर उसको ऊपर उठाया and perpendicular to the rail, the piston applies the force of 160 Newton। ये पिस्टन ने ऐसे फोर्स अप्लाई की, ठीक है, 160 न्यूटन, ठीक है, to the rail. The diagram shows these forces acting on the rail. This is called free body diagram. Although कि इसमें इन्होंने ब्रेक बनाकर दे दिया, but you can say that it is a free body diagram. ये पिवट है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जहां पर पिस्टन की फोर्स 160 न्यूटन अप्लाई हो रही है। ये एंगल 18 डिग्री है, ये वेट है, ठीक है, ये वेट किसका है, ये उस लैडर का या उस रेल का जो है वो 95 न्यूटन का वेट है, और ये फोर्स है जो अपने हाथ से अप्लाई कर रहा है। Determine the minimum value of the force needed to lift the end of the rail off the ground। ठीक है, वो कम से कम फोर्स बताएगी जिस जो ये यहाँ से लगाए और इसको ऊपर उठा के इसको पूरा स्ट्रेट करके सीधा कर दे, वो कम से कम फोर्स बताइए। अच्छा, ये वो कम से कम फोर्स होगी जिसमें इसका मोमेंट जो है वो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यानी ये वो कम से कम फोर्स है जिसमें इस फोर्स के अप्लाई करने से, सुनना गौर से, जिसमें इस फोर्स के अप्लाई करने से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा, दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी बैलेंस्ड बाय द क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज मोमेंट कौन जनरेट कर रहा होगा? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पिवट है, ठीक है, ये फोर्स लगेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। अब क्लॉकवाइज कौन करेगा? क्लॉकवाइज तुम देखो, एक तो ये फोर्स होगी जो क्लॉकवाइज करेगी इस पिवट से, और इसके अलावा ये जो होगी ना, ये भी फोर्स जनरेट करेगी। अब सवाल है कि ये किस डायरेक्शन में जनरेट करेगी, इसको समझना पड़ेगा। वी डोंट नो कि वेदर दिस फोर्स विल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज फोर्स और क्लॉकवाइज फोर्स। तो हमने उसको समझने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि इस फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। सर कंपोनेंट्स क्यों निकालने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स इसलिए निकालने पड़ेंगे कि हमें नहीं पता कि वेदर कि, अच्छा, एक और रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये फोर्स, इफ यू सी दिस फोर्स इज इंक्लाइंड, ये फोर्स अगर इंक्लाइंड है तो हमें इस फोर्स को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक ये मोमेंट आर्म पर परपेंडिकुलर ना हो जाए। परपेंडिकुलर होगी तो हम इस पे मोमेंट आर्म लगाएंगे ना, मोमेंट आर्म ये बनाएंगे, वरना ये मोमेंट आर्म ही नहीं होगा। बिकॉज वी हैव स्टडीड कि मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट।
ठीक है, ये पिवट है। अब फर्स्ट करो, फोर्स तो ये है, फोर्स तो ये है, लेकिन पिवट से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये है, लेकिन ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं है। जब 90 डिग्री नहीं है, तो हम ये वाला डिस्टेंस यूज नहीं कर सकते मोमेंट आर्म पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फोर्स के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा फोर्स का जो इस मोमेंट आर्म पर परपेंडिकुलर हो। तो हम ये कंपोनेंट लेंगे, इसका कोई भी नाम रख देंगे हम अभी, ठीक है। हम ये वाला कंपोनेंट, यानी ये जो कंपोनेंट आ रहा है, इस कंपोनेंट को नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले तो ये समझ लेना, ये सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स है जो हमने वन बाई वन डील करना है। सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं इस फोर्स से। सबसे पहले देखो, ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है एफ। इस फोर्स को पिवट से देखो तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस टोटली परपेंडिकुलर है। तो जनाब एफ मल्टीप्लाई बाई ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं कर दूंगा तो मेरा मोमेंट निकल आएगा, परपेंडिकुलर है। और टोटल कितनी लेंथ है, 1.4 मीटर है। इस दैट क्लियर? उसने बताया हुआ भी है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ करते हैं, आइए, ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं, इसके साथ भी कुछ करते हैं। अब देखिए, दो बातें बड़ी अहम है। इस वेट के साथ प्रॉब्लम है कि दो दो हम काम कर सकते हैं, या तो क्योंकि देखो ना, अब वेट इस डायरेक्शन में है, लेकिन पिवट से जो डिस्टेंस है वो ये वाला है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये किसी भी सूरत, किसी भी एंगल से 90 डिग्री तो नहीं लग रहा, 90 डिग्री नहीं है ये। सो वी नीड परपेंडिकुलर, वी नीड अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। हमें इसके, यानी ये डिस्टेंस और इस फोर्स के दरमियान एंगल 90 चाहिए। क्या करें भाई? दो तरीके हैं, दो प्रोसीजर्स हैं। पहला तो ये है कि भाई ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स पता कर लो। एक तो वो होगा जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो एक कंपोनेंट ये पता कर लो, ठीक है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो अगर तुम ये वर्टिकल कंपोनेंट पता कर लेते हो तो यहां से ले यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि एक तरीका तो ये कि ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट हमारा ये इधर होगा, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं। जब हम ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये कंपोनेंट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही भाई? जी बच्चों, समझ आ रही है? तो ये वाला एक कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? प्लीज यस और नो में Yes, जवाब दें। sir. यस सर। अब देखो सेकंड प्रोसीजर क्या है, करो, मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, सारे चोर रास्ते, ठीक है। सेकंड ये कि भाई मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ठीक है, बल्कि ये वाले डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड ये है कि देखो, एक काम और हो सकता है, वो ये कि मैं ये वाला डिस्टेंस कहीं से मेजर कर लूं। ये तो पिवट हो गया ना, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये देखो, ये डिस्टेंस मैं कहीं से मेजर कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये डिस्टेंस क्यों मेजर करवा रहे हैं आप? उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि आप इस फोर्स को पीछे करिए, देखिए आप ये भी कर सकते हो। यानी फोर्स तो आपकी ऐसे ही लग रही है 95, इसको नहीं छेड़ो, आप कहीं से ये डिस्टेंस पता कर लो, ये डिस्टेंस भी 90 डिग्री बनेगा। आ रही बात समझ में? डू यू अंडरस्टैंड दैट बच्चों? समझ Yes, आया? sir. ये भी कर यस सकते हो। अब ये मैं इधर इसको शिफ्ट करके नीचे भी लेके आ सकता हूँ ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे कर लूं इसको, ठीक है, यहां से इसको ऐसे कर लूं और इसको यहां से एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूं, ठीक है, ये हटा दो। क्लियर? तो मेरे पास मुझे हर हाल में ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे लाऊंगा? ये 1.4 है, 1.4 का हाफ कितना होता है भाई बताओ मुझे? 0.7 होता है, ठीक है। ये एंगल 42 डिग्री है, ये एंगल भी 42 डिग्री होगा। तो ये 0.7 है और ये 42 है, तो ये मैं निकाल लूंगा 0.7 कॉस ऑफ 42 डिग्री। क्लियर है बच्चों? मैं ऐसे निकाल के ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, ये मेरे लिए आसानी से हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? समझे? दोनों यस पॉसिबिलिटी, मैं जो करना चाहूं मैं कर सकता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज है। मुझे ये आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको वो अच्छा लगे फोर्स को परपेंडिकुलर करना, आप वो कर लें। जो दिल में आए आप कर सकते हैं, जो करना है आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने फोर्स का ये कंपोनेंट ले लिया,
क्लियर है? अब ये एंगल 42 डिग्री है, गौर से देखिए, अगर ये एंगल 42 डिग्री, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पर, और ये एंगल 42 डिग्री है, तो भाई जाहिर सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस 42 डिग्री। कोई मुझे बताएगा 90 माइनस 42 कितना आता है? आई थिंक 48 डिग्री आता है। देखिए कितना होता है, ठीक है? Yes, sir. सो ये 14. अंदर वाला एंगल 48 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ऊपर वाला एंगल 48 डिग्री हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल गौर से देखिए, अब ये वाला एंगल 48 है और ये पूरा एंगल 90 है। अगर मैं 90 में से अंदर वाला 48 निकाल दूं, मेरे पास अगेन 42 डिग्री आएगा, और 42 डिग्री ये वाला एंगल होगा, यानी वेट और इस फोर्स के दरमियान ये वाला एंगल 42 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो? सो व्हाट इज दैट मीन? इट मीन्स कि ये एंगल भी मेरा कितना आ रहा है, बताओ, कौन मुझे बताएगा? दिस एंगल इज ऑल्सो कितना? 42. 42 डिग्री। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? जी जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, देख रहे हो? अब देखो, गौर से देखो, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, गौर से देखना, मैं कुछ जूम इन करके बता रहा हूँ। सो ये हाइपोटेनस हो जाएगा आपका, ठीक है, दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है, और ये आपका एडजेसेंट हो जाएगा, दिस विल बी एडजेसेंट, और ये एंगल के सामने वाला ये अपोजिट हो जाएगा। आई नीड एडजेसेंट, मुझे एडजेसेंट वाला पार्ट चाहिए। क्लियर? तो मैं इसको यहाँ साइड में बना, ठीक है, ये बनाया, इसके दो कंपोनेंट्स बना देता हूं मैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है, ठीक है, एक आपका इस डायरेक्शन में हो गया, इस एक्सिस पर हो गया, ठीक है, एक आपका वर्टिकल एक्सिस पर हो जाएगा। वर्टिकल एक्सिस में हम इसको किसी भी कलर से कर देते हैं, इस कलर से कर देते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये दो हो गया, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? ठीक है, और उसके बाद ठीक है, अब इधर देखिए, अब देखिए रोटेट कर रहा हूँ इसे। अब आपको एक चीज तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये बड़ा वाला जो है ना, ये हाइपोटेनस है, सिर्फ मैं एच लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस समझ जाना चाहिए। अब मैं इसको पूरे को रोटेट करूंगा, ठीक है, जब पूरे को रोटेट करूंगा तो आप देखिएगा, कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है भाई? क्लियर है? अब दोबारा से देखिए, एक और बात ऐड करूंगा, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ऐड करूंगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है भाई, और ये एंगल यहाँ से ये 42 डिग्री है। क्लियर? और ये जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू जो है वो है कितनी है? 40 95, ये 95 न्यूटन है। ठीक है, अब इसको घुमा रहा हूं मैं, समझना, टेक्निकली इसको घुमा रहा हूं, जब घुमाऊंगा तो जरा देखो, ये बिल्कुल इसकी तरह हो गया, हुआ नहीं हुआ? इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटेनस आ गया, घूम रहा है, देखो समझो, ठीक है, और ये क्या है, ये एंगल 42 है, तो देखो ये एंगल 42 है। क्लियर? मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, सो जाहिर सी बात है वो एंगल के साथ क्या होता है हमारा, एडजेसेंट होता है। फिर देख लो, इधर आओ नीचे, ये क्या है हमारा, एडजेसेंट है, ठीक है, ये क्या है हमारा, अपोजिट है। तो हम, अब मैं इसको दोबारा घुमा के दिखा देता हूँ, ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही बच्चों? सो मुझे ये निकालना है, ये एडजेसेंट है, ठीक है। सो अब एडजेसेंट कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, सो कट को याद करो, अपॉन हाइपोटेनस। सो आई नीड एडजेसेंट, हाइपोटेनस कितना है 95, और ये है cos ऑफ 42 डिग्री। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो ये 95 cos ऑफ 42 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये वाली जो फोर्स आ रही है मेरे पास, वो आ रही है 95 cos ऑफ 42 डिग्री। इज दैट क्लियर? समझे नहीं समझे बच्चे? सबको समझ में आ Yes. गया? बहुत 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 आराम से, बहुत तमीज से, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ।
ठीक है, तो ठीक, कोई Sir, प्रॉब्लम? could we also take it as sine 48? बिल्कुल ले सकते हैं, साइन 48 भी ले सकते हैं आप, एंगल आप चाहें तो यहाँ ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसमें ये आपकी ये निकलेगी, तो वो उसके बराबर हो जाएगी, इक्वल साइन 48, बिल्कुल कर सकते हैं आप। कॉस Okay. 42 और साइन 48 सेम है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने अल्टरनेट प्रोसीजर भी आपका बताया। सो देखिए, एक ये फोर्स परपेंडिकुलर बना दी, एक ये फोर्स परपेंडिकुलर बना दी, तीसरी फोर्स भाई ये भी तो परपेंडिकुलर बनानी है, इसके साथ भी तो खिलवाड़ा करना है। अब इसके साथ भी करते हैं, आए, ठीक है, इसको भी जरा मिटा दो तुम। ठीक है, क्यों मैं स्लो करा रहा हूं, ताकि समझ आए, ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अब इसके साथ क्या करना है भाई, इसको भी ऐसे ही करना है। चले आए करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं इसके साथ, कि इसके कंपोनेंट्स लेते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स लेते हैं। एक इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर हो जाएगा। पहली बात कान खोल के सुन लीजिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा पीछे बनेगा, इधर नहीं बनेगा। हमारे यहाँ अक्सर टीचर ये गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर। अब यहाँ अक्सर टीचर यहाँ बनाते हैं, यहाँ कभी भी कंपोनेंट नहीं बनता, कान खोल के सुन लो। कंपोनेंट हमेशा वहीं से निकलेगा जहां से टील निकलती है। हाँ, ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे कंपोनेंट शिफ्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कंपोनेंट हमेशा वहीं से निकलता है जहां से टेल निकलती है, या जहां से हेड निकलेगा, तो हेड से भी कंपोनेंट का भी हेड निकलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हो गई बात। ठीक है, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। अच्छा, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ यूं होगी। ठीक है, उसको भी, ठीक है, ये है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? किसी के समझ में ना आए तो पूछ लो कि नहीं सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये देखो इस तरह का है ये हिसाब, इधर देखो, ये है आपकी फोर्स, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। समझे नहीं समझे? क्लियर? चाहो तो बना के एक बॉक्स बनाकर भी देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा। क्लियर है बेटा? बेटा जवाब दो प्लीज, क्लियर है? ठीक है, Yes. अच्छा Yes. मैं उसको यहाँ पर भी बना के, बाहर बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, चलो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। उसके बाद ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये रहा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। उसके बाद इसके बीच में उसका रिजल्टेंट है, वो भी हमने देख लेते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है, क्लियर? ठीक, तो ये कितना है, ये कितनी वैल्यू है, ये कितनी कितनी 160 गिवन है, ये एंगल कितना गिवन है, 18 डिग्री गिवन है। सही है, सो ये 18 डिग्री गिवन है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो ये 160 है, तो ये 18 डिग्री है, तो 18 के अपोजिट में क्या होगा, यू हैव अपोजिट, ये अपोजिट है। सो आप ये देख लीजिए, आपको निकालना क्या है, यही निकालना है ना। सो अपोजिट है, सो ये भी, ये अपोजिट है, तो ये वाला भी अपोजिट ही होगा सामने, तो आपको अपोजिट निकालना है, यही वाला फैक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइपोटेनस है। सो अपोजिट और हाइपोटेनस का सो का टो याद करिए। सो यू हैव साइन, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, सो अपोजिट को अपोजिट ही रहने दीजिए, ठीक है, हाइपोटेनस को उधर भेज दीजिए। ठीक है, मेरी मानिए, अपोजिट को अपोजिट ही रहने दीजिए, हाइपोटेनस को उधर भेज दीजिए। सो हाइपोटेनस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 160 और साइन ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका कितना बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। सो ये जो कंपोनेंट है, ये आपका कंपोनेंट ये वाला। ठीक है, सो ये 160 साइन ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बच्चों? सबको समझ आई? यस। क्लियर है? अब मैंने सारी फोर्सेस परपेंडिकुलर कर दी, ये फोर्स परपेंडिकुलर है इस वाले डिस्टेंस के, फिर ये वाली फोर्स को भी परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर कर दिया इस वाले डिस्टेंस पर 90 डिग्री मोमेंट आर्म। फिर इस वाली फोर्स को भी मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, इस वाली फोर्स का ये कंपोनेंट बना दिया। अच्छा, ये सारा काम कर दिया और तमाम डिस्टेंसेस को 90 डिग्री कर दिया। क्लियर? एक सवाल किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि सर ये जो आपने फोर्स थी, इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या करेंगे आप? किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि सर इस ये भी तो इंक्लाइन थी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा?
किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर ये दो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला, इसका क्या करेंगे। भाई इसका जवाब सुन लें। इसका कुछ जवाब ये कि चूंकि ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो पिवट से पास हो रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस कभी भी टर्निंग इफेक्ट में टेक पार्ट नहीं करेंगी, कभी भी टर्निंग इफेक्ट में टेक पार्ट नहीं करेंगी। आप मेरी रिकॉर्डिंग जाकर देख लीजिए। आप घर का जो दरवाजा है या जो आपका कमरे का डोर है, उस उठिए और डोर को जाके खोलने की कोशिश कीजिए। जब आपको डोर को जाके खोलने की कोशिश करेंगे, हैंडल से खोलेंगे, लेकिन हैंडल से खोलते खोलते दरवाजे को आप बीच में आइए, फिर बीच से आप एंड पर आइए। जैसे ही हिंज पर फोर्स अप्लाई करेंगे, दरवाजा ना खुलेगा ना बंद होगा, बिकॉज द मोमेंट आर्म विल बिकम जीरो। ठीक है, जब भी कभी फोर्स आपका हिंज पे अप्लाई होती है, दरवाजे के हिंज पे, डोर के हिंज में, जिसको उर्दू में कब्जा कहते हैं, तो हम जब भी कभी दरवाजे के डोर के हिंज पे फोर्स अप्लाई करते हैं, हमारा टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाता है, जस्ट बिकॉज के मोमेंट आर्म जीरो हो जाता है। हमारी कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो दो फोर्सेस हैं जो पीछे जाके कहां से, पिवट से पास हो रही है, कुछ भी नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट में टेक पार्ट नहीं करेंगी, तो इनको हम नहीं लेंगे। सो अब ये हमारी 1 है, ठीक है, ये सेकंड फोर्स है, और इसके बाद ये थर्ड फोर्स है। 3 फोर्सेस हैं। अब सुनो क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, ये वाली फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगी। ठीक है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगी वो भी समझ लो। इधर देखो, इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। सो ये फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये इस तरह से इसको ऐसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट दिस फोर्स, ये वाली 95 cos 42, सो ये रहा पिवट, तो पिवट से ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? अच्छा, आ रही बात समझ में? सो अगर तुम इसकी बात करो, इस वाली फोर्स की, तो ये इसे कैसे घुमाने, ये फोर्स इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, पिवट है तो इससे ये किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको या नहीं आया? क्लियर? अब जरा क्वेश्चन करें, डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जब सारी फोर्सेस को हमने कंपोनेंट्स वाइज ब्रेक कर दिया, तो हमने लिखना है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। पूरा लिखना, ठीक है। 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, याद रखना, छोटा नहीं है। ठीक है, तो वो सबके कंपोनेंट्स निकालना है आपको, सबके कंपोनेंट्स निकाल के पहले साइड में दिखाना है। तो मैंने निकाल दिए इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कंपोनेंट्स निकालना है। अच्छा जी, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में आपके पास क्या आएगा, फोर्स, देख लीजिए। सबसे पहले फोर्स F, यानी हम सबसे पहले ये वाली फोर्स, और इसका मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा, 1.40। क्लियर? ये एंटी क्लॉकवाइज खत्म, ये एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये वाली फोर्स होगी, यानी 95 वाली। सो दैट विल बी 95 cos ऑफ 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म, यहां से लेकर यहां तक। क्योंकि ये यूनिफॉर्म बीम था, आप पढ़ें, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका वेट इसके सेंटर में होगा। जी बोलिए, बोली हम ना। सर एंटी क्लॉकवाइज एक और वाली मूवमेंट नहीं थी जिसमें 160 न्यूटन की फोर्स थी? ये रही ना। ये भी एंटी क्लॉकवाइज में पहली वाली के साथ प्लस नहीं होगी? हाँ होगा बिल्कुल होगा। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, बारी बारी, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया। मैं इस पे आ रहा था, इस पे आता, वो जाहिर है मैं देखता तो मैं कहीं ना कहीं इसको स्विच कर देता। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो भी मैं रखूंगा इसको, वो आप सही कह रही हैं, वो मैं रखूंगा अभी इसको। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बीच में ले आता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा गैप ज्यादा बन जाए। क्लियर है? अच्छा, अब इधर आ जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, तो ये तो 95 हो गया। अच्छा, 95 के साथ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये मोमेंट आर्म है पूरा 90 डिग्री। सो ये देखिए, ये यूनिफॉर्म का वर्ड यूज किया है। जब भी कभी यूनिफॉर्म का वर्ड यूज करे, इसका मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, यानी हाफ पर है। सो अगर ये 1.4 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा भाई, 0.7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो 95 cos 42 मल्टीप्लाई बाय 0.70। क्लियर? अच्छा, अब आए तीसरे पर। ये वाली जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। सो प्लस 160 इंटू साइन ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 160 साइन ऑफ 18 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये वाली फोर्स अप्लाई कर दी 160। बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। ठीक है, so this would be 160 sin 18 डिग्री। क्लियर? सो ये 160 sin 18 डिग्री मल्टीप्लाई बाय इसका 7 जो है वो इसका डिस्टेंस 0.37 मल्टीप्लाई बाय 0.37। क्लियर?
अब सॉल्व करेंगे और f की वैल्यू निकालेंगे। निकाल सकते हैं जी? जल्दी करें। राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, सॉल्व करते हैं। राइट साइड में आएगा 49.42, ठीक है, न्यूटन मीटर। लेफ्ट साइड पे जरा देखते हैं, 160 साइन 18 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.37। सो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास होगा 18 पॉइंट, ठीक है, तकरीबन 18.29 हो जाएगा, क्लियर, प्लस ये हो जाएगा 1.4 टाइम्स एफ, क्लियर। अब इस वैल्यू को यहां ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब न्यूटन मीटर्स में, ठीक है, सब यहां ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 49 पॉइंट जो भी वैल्यू है, तो 49.42 में से ये जो आंसर है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 31.13 न्यूटन मीटर, और यहाँ पर है 1.4 टाइम्स एफ, क्लियर। सो अब आपके पास एफ बचा, सब आप करें 31.13 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 31 डिवाइडेड बाई 1.4, सो ये बनता है 22.23 न्यूटन। अब इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं एफ की वैल्यू को 22 न्यूटन में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्लियर है? समझ आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है, बताइए। Yes, sir. Yes. जल्दी से उतारिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। रेस्टोरेंट कुड हैव लिफ्टेड द रेल बाय अप्लाइंग द वर्टिकल अपवर्ड फोर्स टू द हैंडल, ठीक है, वो वर्टिकल फोर्स से भी कर सकता था ये काम, ठीक है, यानी वो हैंडल पर फोर्स आ रहा है वो ऐसे अप्लाई करता। Restaurant could have lifted the rail by applying a vertical upward force to rail. The force needed to lift the rail is different when the force is vertical compared when the force is perpendicular to the rail. बिल्कुल ठीक बात है। Explain how the minimum vertical force needed is different. You do not need include any further calculation. तो भाई मेरे मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिकली सोचो, अगर वो, सिर्फ समझा रहा हूं, अगर वो फोर्स ऐसे लगाता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सिर्फ जो समझाने वाली बात है, तो अगर वो इस तरह से फोर्स अप्लाई करता, ठीक है, ऐसे अप्लाई करता, सो ऑब्वियसली मैं अगर एक ट्राइंगल बना दूं यहाँ पे, तो समझना, तो इस ट्राइंगल में अगर फर्स्ट करो, ये फोर्स हमारी कितनी आई थी, 22 न्यूटन आई थी ना, ठीक है, और ये एंगल कितना हमारा 42 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा मोर और लेस 42 डिग्री ही होता ना। कैसे, अगर ये 42 डिग्री है तो ये 90 माइनस 42, ये 48 डिग्री हो जाता, और ये दोबारा ये 42 होता, ऐसे ही है ना, तो ये 42 है तो ये भी 42 होता। समझना, ट्राइंगल से समझना। अगर वो फोर्स ऐसे अप्लाई करता, ठीक है, तो क्या होता, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये देखो, इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है, और किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू उसकी एडजेसेंट और उसके अपोजिट से हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा ग्रेटर होती है। यस और नो जवाब देना मुझे। इसका मतलब वो जो वर्टिकल फोर्स अप्लाई करता, वो इस परपेंडिकुलर फोर्स से ज्यादा मैग्नीट्यूड की अप्लाई करनी पड़ती उसको। डू यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? ये समझा रहा हूं। अब इसे तुम कैसे क्वेश्चन करोगे, ये तुम्हारे पास टेक्निक है, ये तुम पे छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं ये तुमसे। बट आप मुझे बताओ, समझ में आया नहीं है आपको? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मेरे उस पास पेपर में ही मिला होगा, जो मेरी वीडियो है उसमें था या नहीं था ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ? No, sir. ये क्वेश्चन उसमें नहीं था, ये जनवरी 25 का है, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ निकाला। ये क्वेश्चन आपको मेरे मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, मैंने इसको डाला हुआ है, इस पूरा पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है, ठीक है, जनवरी 25 का। तो क्लास के बाद मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगा, ये वहां पर ही मौजूद है, पहले तो आप खुद ट्राई करें, इंतहाई टेक्निकल क्वेश्चन है ये,
फिर मैं कह दूं इंतहाई टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसको समझ में नहीं आया वहां पे बाकायदा सॉल्व किया हुआ है, पूरा पेपर ईयर वाइज सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे जाके देख लीजिएगा, जनवरी 25। ठीक है, मैं अभी आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, पहले तो खुद ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करा रहा क्योंकि मैंने करवाया हुआ है, तो आपको कोई मैं चाह रहा हूँ किसी और क्वेश्चन के ऊपर हम चलें ताकि हम टाइम वहां लगाएं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाए, ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट पुट्स अ पीस ऑफ वुड ऑन अ टॉप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अक्सर आपने देखा है सर्कस वाले करते भी हैं कि नीचे एक ड्रम रख देते हैं, ऊपर एक प्लैंक रखते हैं, उस पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ दैट थिंग ना। सो स्टूडेंट puts a piece of the wood on the top of the cylinder. He stands on the wood with his feet at a distance x and y. यहां पर वो खड़ा हुआ है, इस जगह पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे खड़ा हुआ है। The weight of the student is W। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि weight of the student जो है वो W है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या सीन है। The wood is horizontal and in equilibrium। कह रहा है कि wood जो है वो horizontal है and in equilibrium, equilibrium में। क्लियर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू W। इसमें कौन सी एक्सप्रेशन W के इक्वल है? अच्छा भाई अभी देख लेते हैं। तो देखिए वो बच्चा एक पांव उसका यहाँ, एक पांव यहाँ, वो इक्विलिब्रियम में यानी ऐसे खड़ा हुआ होगा इस तरह। ठीक है, इस तरह से खड़ा हुआ, सही है, क्लियर। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन W के इक्वल है। चलो W उसका वेट है, आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, सही है। तो जरा देख लेते हैं। सो सबसे पहले आप देखो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में ये W माइनस एफ होगा, W माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और ये सॉरी क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, f मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस x हो जाएगा। तो जरा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये fx अपनी जगह पर और ये wy माइनस fy, इसको उठा के उधर ले जाएं। सो fx प्लस fy इज इक्वल टू wy। क्लियर? उसके बाद दोनों में से आप f कॉमन ले लें, सो ये x प्लस वाई हो जाएगा। मीन वाइल w को वहां लाके डिवाइड करा दें, w आके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि w को डिवाइड नहीं कराएं, y को डिवाइड कराएं। सो y को डिवाइड करा दें तो आपके पास w रह जाएगा। अब देखें ये चारों में से किसी से एक्सप्रेशन से नहीं मिल रही, तो एक और तरीका है इसको, अब आप इस y को अलग अलग करें। ठीक है, सो f बाहर ही रखेगा, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई करें इज इक्वल टू w करें। ठीक है, सेपरेट कर दिया w को उसको y को। तो अब यहाँ पर आपके पास x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई 1 होता है, तो इज इक्वल टू w। ठीक है, आप देखें कहीं पर ये कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। अब f को मल्टीप्लाई करा के देखें तो ये हो जाएगा fx अपॉन वाई प्लस f इज इक्वल टू w। चेक करें किससे किससे मिल रहा है जी भाई, किससे मिल रहा है, कोई बताएगा? ए ऑप्शन है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Okay. Yes, sir. आगे चलो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा सवाल है, मजेदार है, मुश्किल नहीं है ज्यादा। ठीक है, डिटरमाइन द मूवमेंट W अबाउट द पिवट। W ये रहा, अब W पीछे से आ रहा है ऐसे, तो ये W हो जाएगा, तो तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, खत्म। थीटा ऑलरेडी गिवन है 24 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ द लीवर भी गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, 0.21, ये एंगल गिवन है कितना, ये एंगल कितना है 24 डिग्री। तो इसका इसका कॉस लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा 0.21 कॉस ऑफ 24 डिग्री, और ये नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय W करो, खत्म, मोमेंट आ जाएगा। वेट भी दिया हुआ है 580। बच्चों वाला सवाल है, लिटरली बच्चों वाला सवाल है, इतने आसान केम्ब्रिज में नहीं आते जितना आसान एडेक्सल में आ रहा है। नहीं कर सकते? बता दो बच्चों, नहीं कर सकते तो बताओ, तो करा देता हूँ ये भी मैं। नहीं कर सकते, अच्छा भाई बता देता हूँ। तो देखो ये लेंथ ऑफ द लीवर 0.21 मीटर गिवन है, ये एंगल 24 गिवन है। सो मुझे क्या करना है, ये इसका ये कंपोनेंट निकालना है ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा 0.21 कॉस ऑफ 24 डिग्री। क्लियर? सो ये डिस्टेंस मेरा आ जाएगा, और इसको मैं ये वेट से मल्टीप्लाई करा दूंगा। वेट की वैल्यू कितनी है 580 न्यूटन। क्लियर? सो आप देखिए मोमेंट निकालना है तो वो F मल्टीप्लाई पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो F कितना है मेरा 580
न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.21 कॉस ऑफ 24 डिग्री, ठीक है, और ये पूरा मीटर में आ जाएगा। क्लियर? सो आप जरा मल्टीप्लाई करें और बताइए क्या आंसर आ रहा है। 580 इंटू 0.21 कॉस 24 डिग्री, ये आ रहा है 111.27 न्यूटन मीटर, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर इसको 3 में रखे तो 111 न्यूटन मीटर आएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 110 हो जाएगा। क्लियर है? अगर तमाम सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर से 2 चल रहे हैं तो आप बेहतर है कि 2 में ही रिस्पॉन्स करें, 3 पे मत जाए। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर में, ये समझ रहे बच्चे? Yes, sir. अब आप क्वेश्चन इतना तो कुछ कर लें यार, ये वाला आप ट्राई करें। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर थीटा को यहां से, ये इस वक्त थीटा है 24 डिग्री पर, अगर मैं इसको इंक्रीज करके यहां से, सपोज यहां से इंक्रीज करके यहां ले जाऊं, यानी इसको यहां से इंक्रीज करके 90 डिग्री पे ले आऊं, फिर क्या होगा? समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अब 90 डिग्री पे क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसकी वजह क्या है सुनिए। ये अभी मोमेंट आर्म, ये एक और से देखिए। ठीक है, और वेट भी, लेट्स से, वेट का भी कुछ मैं कर देता हूं। ये वेट है, ठीक है, वेट ये रहा, और मोमेंट आर्म जो है वो है ऊपर। ठीक है, अभी इसको उठा के जैसे मैं, अब इन दोनों के दरमियान एंगल देखें इधर कितना है। ठीक है, ऐसे तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये मैंने ये वाला एंगल देखा ना, तो इन दोनों के दरमियान अभी एंगल कितना है बताइए? क्या एंगल हो सकता है इनके दरमियान? कोई कुछ मुझे बताएगा भाई? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 24 डिग्री है, लेकिन ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये 90 नहीं है। क्या ये एंगल आपको 90 दिख रहा है किसी सूरत? बताइए, 90 नहीं है ये एंगल। अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ एफ चेंजेस एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। क्लियर है? Yes. ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, इस फोर्स की बात कर रहे हैं कि ये कैसे चेंज होगा। भाई हो क्या रहा है कि ये फोर्स लगी तब रही है जब यहां मोमेंट जनरेट हो रहा है। जब ये घूम रहा है तभी ये फोर्स जनरेट हो रही है। सही है? कभी आपने साइकिल चलाई हो ना तो आपको आइडिया हो। जब आप इसको नीचे ले जाके इसको, यानी ये जो पिवट है इसको आप बिल्कुल, यानी ये इस लीवर को इधर ले जाएंगे तो वेट भी आपका जो है वो जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे और वेट पास करेगा मोमेंट के साथ। इसका एंगल कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे तो दोनों का एंगल कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और वेट यानी जो फोर्स है वो कहां से पास हो रही है? वो फोर्स यहां से पास होगी। तो इस केस में जो मोमेंट हो जाएगा आपका, यानी कि हो क्या रहा है इस केस में, ये जो लीवर का डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस डी, ये डी, सो डी, और ये जो वेट है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। पैरेलल कैसे हो गए? यानी ये डी भी इस तरह से और वेट भी इस तरह से, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। जब भी कभी वेट और मोमेंट आर्म एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, यहां पर क्या था इस केस में? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर घूम के जब इधर आए तो ये जो मोमेंट आर्म है वो और वेट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। जब भी कभी ये तीनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाता है भाई। टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाएगा। जब टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाएगा तो ये घूमेगा नहीं, ये घूमेगा नहीं तो ये फोर्स भी नहीं लगेगी, ये फोर्स भी 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यही वजह है जब भी आप साइकिल चलाते हो सो हमेशा पैडल आप 90 डिग्री से मारना शुरू करते हो। जब बिल्कुल पैडल हमेशा साइकिल का नीचे आ जाता है ना, इस जगह पे, इस जगह पैडल आता है, तो आप इंतजार करते हो जरा सा पैडल जो है थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद में उस पर फोर्स लगाऊं, क्योंकि यहां रख के फोर्स नहीं लगती। जब भी पैडल बिल्कुल नीचे होगा ना, उसके इस पॉकेट के नीचे होगा, इसके इस चेन इस पॉकेट के नीचे होगा, तो कभी भी फोर्स नहीं लगती। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, वो थोड़ा सा, फिर आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसको पुश करते हो। तो उसकी वजह ये कि अगर यहां पर ये मूव करके इस जगह पर आ जाए
तो आपका टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाएगा। उसकी वजह ये कि वेट और मोमेंट आर्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और जब मोमेंट आपका 0 हो जाएगा तो ये वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। वो state the condition needed for the door to be in equilibrium. So sum of all the forces must be equals to 0, ठीक है, and sum of all the moment must be equals to 0, ठीक है। ये दो कंडीशंस होंगी आपके पास, ठीक है। तो आप तो sum of all the force must be equals to 0 and sum of all the moment must be equals to 0, आप वर्डिंग में लिखिएगा इसको। Give the meaning of the term of the center of gravity. Center of gravity के बारे में आप कहेंगे the point at which the weight of an object is considered to act, ठीक है। The point at which weight of object is considered to act, clear। जहां पर weight of the object को हम सम करके, तमाम उसके वेट को सम करके एक पॉइंट पे लेते हैं, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब चूंकि इसने वर्ड बोला यूनिफॉर्म डोर ऑफ द वेट W is supported by the two hinge X and Y, ठीक है। ये X और Y दो हिंजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान लेंथ L है और नीचे W है। यूनिफॉर्म का मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, यानी हाफ ऑफ W पे और हाफ ऑफ L पर होगा। याद रखना ये चीज, दोनों कोऑर्डिनेट्स बता दिए मैंने, यानी यहां से भी हाफ होगा हाफ ऑफ W, यहां से भी हाफ होगा हाफ ऑफ L होगा। दोनों चीजें बता दी मैंने, बोलना नहीं, ठीक है। और क्या है, the diagram shows that the force acting on the door at each hinge, the mass of the door is 14.14 kg, mass of the door given है तो वेट भी निकाल सकते हो तुम, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, सो इसका वेट जो है वो इस तरह से एक्ट कर रहा होगा W, तो W इज इक्वल टू mg है, mg इज इक्वल टू 14.4 मल्टीप्लाई बाई 9.81, क्लियर। ये इसका वेट आ जाएगा। द वेट ऑफ द डोर कॉजेज अ मूवमेंट। अच्छा, वेट ऑफ द डोर क्या कर रहा होगा, ये एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर रहा होगा, कॉजेज अ मूवमेंट अबाउट ईच हिंज, दोनों हिंज पर मूवमेंट जनरेट कर रहा है बारी बारी। शो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ हिंज y ऑन द डोर इज अबाउट 40 न्यूटन। वो कह रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो 40 न्यूटन है, ये प्रूफ करो। यानी ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है। एक इसका फोर्स का एक कंपोनेंट है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका कोई भी नाम, अगर ये फोर्स y है तो अब ये फोर्स y है, ठीक है, ये फोर्स y है तो ये y का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, y h कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए y h, ठीक है। वो कह रहा है कि y h को प्रूफ करो, ये 40 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन। अब y h को कैसे प्रूफ करें, तो y h को प्रूफ करना है मुझे, तो इसका मतलब है मुझे मोमेंट लेना होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी पड़ेगी। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, x और y, इसके भी दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, y और ये वाला x, और फिर तमाम y को जोड़ना पड़ेगा, तमाम x को कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये अननोन फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, हैंडल नहीं हो पाएगा, नहीं हैंडल हो पाएगा फर्स्ट कंडीशन से। आप करके देख लीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन से हैंडल नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, क्यों जाएंगे, इसने हिंट दिया हुआ है, द वेट ऑफ द डोर कॉजेज अ मूवमेंट अबाउट ईच हिंज। तो मूवमेंट निकालना है, ये पहले से ही हिंट दिया हुआ है उसने, समझ आ रही है बात, क्लियर। तो आओ मूवमेंट की तरफ, यानी सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन के लिए सवाल है कि उसने कहा है कि वो जो मूवमेंट कॉज कर रहा है वेट, वो ईच हिंज दोनों पे मूवमेंट कॉज कर रहा है, हमें किसी एक पे मूवमेंट लेना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्ताद मूवमेंट लें किस पर, इस पर लें कि इस पे लें, किस पे मूवमेंट लें, दिस इज द क्वेश्चन। सो जनाब एक्स पे मूवमेंट लें कि वाई पे लें, दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई मेरा क्वेश्चन है, जो फोर्स आपने निकाल ली है ना जिस जगह पे, उस पे मूवमेंट मत लेना,
क्योंकि मोमेंट का ये रूल है कि जब मोमेंट मैं यहां लूंगा तो इससे गुजरने वाली सारी फोर्सेस बेकार हो जाएंगी, सबसे निकलने वाला मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये किसी काम की नहीं रहेगी, तो आई कांट यूज दिस फोर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पिवट कंसीडर करता हूं तो मैं इसको हिंज को कंसीडर नहीं करूंगा एज ए पिवट, मैं इस वाले को कंसीडर करूंगा, ऊपर वाले को कंसीडर करूंगा, ताकि मेरी फोर्स निकल के सामने है। कौन सी वाली फोर्स निकल के है? ये वाली। ठीक है, सुनो, और ऊपर वाले को कंसीडर करने का रीजन है कि इससे गुजरने वाली सारी फोर्सेस, चाहे वर्टिकल कंपोनेंट हो चाहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, सब बेकार हो जाएंगे, किसी से मोमेंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो अब जरा चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम पहले और कर दूं मैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, चलें आगे। अब सबसे पहले ये दरवाजा, ये वेट हमने अज्यूम करना है कि ये इस पॉइंट पे टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। टर्निंग इफेक्ट जनरेट कैसे हो रहा है? सो जनरेट हो रहा है, यानी मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, ये ऐसे, यानी ये जो वेट है ना, ये वेट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, तो टर्निंग इफेक्ट ऐसे जनरेट हो रहा है। इमेजिनेशन में जनरेट करिए इसको, तसव्वुर करिए, क्योंकि ये पॉइंट हमारा पिवट हमने कंसीडर किया है। जब ये पिवट कंसीडर किया है तो ये पिवट कंसीडर नहीं किया, इसको फ्री कर दिया। इसको फ्री करें तो इमेजिनेशन करें ये ऐसे रोटेशन का इसका है। ठीक है, सो ये जो वेट है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। इज दैट क्लियर? क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये पिवट है, पिवट से ऐसे घुमाइए तो इसको ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। कौन सा? ये वेट। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो वेट इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब सवाल है कि ये वाली फोर्स का क्या होगा? तो देखो भाई, अब एक और काम करते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट लेते हैं। एक कंपोनेंट इसका एक्स होगा, एक कंपोनेंट वाई होगा। क्लियर? ठीक है, तो एक कंपोनेंट इसका एक्स होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये y का वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब सुनो, अब मैंने यहां पे पिवट लूंगा, तो पिवट अगर मैं यहां लूंगा तो देखो ये वेट है, ये वेट है, और ये उसका मोमेंट आर्म हो गया W/2। सो W कितना दिया हुआ? 0.85। ठीक है, तो ये ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट, सो क्लॉकवाइज मोमेंट में आपका वेट आएगा, तो आप लिखेंगे वेट मल्टीप्लाई बाई स्मॉल w लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल W/2। ठीक है, ये मोमेंट आर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप लेफ्ट साइड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में वेट कितना है? वेट आपका है W इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाई, ये वेट कितना है? 0.85 विथ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर आइए तो ये आ जाएगा 14.4 kg मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.85 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों जी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? ये तो सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? अब ये पिवट है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज कौन सी फोर्स लेके जाएगी? तो भाई जो दरवाजा है इस पे एक फोर्स ये लग रही है जो कि हिंज से पास हो रही है। जो फोर्स हिंज से पास हो रही है मोमेंट जनरेट नहीं करेगी, बेकार है। और दूसरी फोर्स ये हॉरिजॉन्टल है। अभी हॉरिजॉन्टल क्या करेगी जरा समझा रहा हूं इमेजिनेशन में। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस दरवाजे को ऐसे पुश करेगी, ऐसे यूं ऐसे पुश करके इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। सो वी हैव दिस फोर्स YH। तो ये YH वाली फोर्स है, ये YH वाली फोर्स लिखते हैं। तो ये यहां पर लिखेंगे हम। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में YH मल्टीप्लाई बाई, इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, फोर्स ये है, YH की डायरेक्शन ये है, और ये इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है? सो यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस हमने लिखना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस हमारा लेंथ है ऑलरेडी 1.6 गिवन है। सो ये हमारा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारा 1.6 मीटर, यहां से लेकर यहां तक का ऑलरेडी गिवन है। सही है, ये लेंथ है L। सो YH मल्टीप्लाई बाई L। सो YH हमारा अननोन है, मल्टीप्लाई बाई 1.60। सो ये जो भी वैल्यू है YH मल्टीप्लाई बाई 1.60, लेफ्ट साइड को सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है? 14.4 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.85 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 60.0372 वट एवर।
डिवाइडेड बाई 1.60 करें तो ये वाई एच की वैल्यू यानी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1.6 करें तो ये 37.52, ठीक है, 37.52 के करीब वैल्यू बनती है। सो आप इसको अगर करें तो 37.5 न्यूटन की ये वैल्यू बनती है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है भाई या नहीं यार?